देखो, जो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पूरा किया है ना टाइम का, एंड उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि आपको कौन से टाइमिंग में कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो ये डीपीपी नहीं करना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज है कि देखो आपको लेक्चर्स करना है और दिन में सोना उतना बुरा भी नहीं, 30 मिनट आराम से सो जाओ, सो दैट। मेरा खुद का नीट में सिलेक्शन 3rd ड्रॉप में हुआ, तो मेरे पहले और 2nd ड्रॉप में मैंने ऐसी क्या गलतियाँ करी जिससे कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखो, सबसे पहली गलती जो मैं खुद से एडमिट करना चाहती हूँ वो ये है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कि हमें अपने पूरे दिन को कैसे प्लान करना है, किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, कैसे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज ही नहीं कर पाते। हमारे पास एक ऐसा टाइम टेबल नहीं होता है, एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होता है जिसको कि हम फॉलो कर पाएँ। तो देखो, अभी ना मुश्किल से तुम्हारे पास 80 दिन है नीट 2025 में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इन 80 दिन की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी काफ़ी टाइम है और इस टाइम को वो ऐसे बिता रहे हैं जैसे लग रहा है कि अभी तो नीट में बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको पता है कि इन 80 दिनों को कैसे यूज़ करना है और ये कितनी ज़्यादा किफ़ायती है, कितने ज़्यादा मतलब अभी आपके लिए मैटर करता है ये 80 दिन। देखो, किसी ने ना बहुत पहले से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है, बहुत अच्छे से वो स्टार्टिंग से करते आ रहा है, लेकिन अगर इस लास्ट के 3 महीने को वो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करेगा ना, प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग के तहत नहीं चलेगा, तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होना है। तो इस 3 महीने में ही वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने पीछे के पूरे महीने वेस्ट करे हैं, उतने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करा है, लेकिन अभी से आप रेडी हो कि नहीं, अभी से मुझे सीरियसली मेहनत करनी है एंड अभी से मैं वो 14 घंटे की मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, देन आप ईजिली अपना नीट में सिलेक्शन ले सकते हो इस 3 महीने में, अगर आपने घिस के मेहनत कर दी तो। इफ़ यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट लाइक मी, जैसे मैं अपने 3rd ड्रॉप में ना, मेरा मतलब ऐसा पूरा स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता था कि जो भी दिन का काम रहता था उसके अलावा जो भी टाइम बचा वो पूरा पढ़ाई में जाता था। तो देखो, आपके पास ना लेक्चर्स के लिए अभी 7 से 8 घंटे आपको लगाने पड़ते होंगे, ठीक है। रिवीजन में मान लो आपको अभी से ही 1 से 2 घंटे देने ही देने हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट के लिए रखना है कि हम बाद में जाके रिवीजन कर लेंगे, नहीं हो पाता है, वो टाइम नहीं मिल पाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ना, 2nd ड्रॉप में यही गलती हुई थी मेरे से कि मैं भी ऐसा सोचती थी कि लास्ट में जाके हो जाएगा पूरा रिवाइज, लेकिन लास्ट में जाके वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा पाइलअप हो जाता है कि नहीं हो पाता, हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि हम कितना रिवाइज करें, कैसे मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। तो अभी से ही आपको इसके लिए भी टाइम निकालना है। मॉक टेस्ट के लिए आपको वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाना है, जिसमें आपका पूरा टाइम जाएगा, वो है 4 से 5 घंटे। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना नहीं है ना, 3 घंटे में तो मॉक टेस्ट लग गया, लेकिन वो 1 से 2 घंटा देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जिसमें आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका टाइमिंग है जिसमें कि आपको सब चीज़ें करनी है, लेक्चर, रिविजन, मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके साथ मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि देखो, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं कि दीदी रिवाइज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कैसे रिविज़न करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, फ्लैश कार्ड ले कि डायरेक्टली जो लॉन्ग नोट्स है उससे रिवाइज कर ले। देखो, इन माई सजेशन मैंने अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाया था, कुछ ऐसे टॉपिक्स है ऑर्गेनिक के जिसका मैंने खुद से अपने लिए फ्लैश कार्ड्स भी बनाए थे। तो देखो, आपके पास अभी टाइम कम है तो आप अभी से रिविज़न के लिए रैंसो फ्लैश कार्ड्स को ले सकते हो, जो कि तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट में मिल जाएंगे आपको ये रैंसो फ्लैश कार्ड्स, और क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए है। और एनटीए का जो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग इसको पूरे अच्छे तरीके से बनाया गया है। एंड इसमें आप हर एक चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। मान लो आपका परसों मॉक टेस्ट है और आपको फिजिक्स में 5 चैप्टर रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर रिवाइज करना है और बायोलॉजी में आपको 7 से 8 चैप्टर रिवाइज करना है। तो इन सारी चैप्टर्स को अगर आप लॉन्ग नोट से करने जाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप इस रैंसो फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करोगे रिवाइज करने के लिए तो आपको बहुत कम टाइम में आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके अपने मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। और इस रैंसो रिवीजन फ्लैश कार्ड में सारी चीज़ों को इतने अच्छे से कंपाइल करा गया है, कंसाइज वे में लिखा गया कि मतलब आप बहुत ही कम समय में एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे। तो इस तरीके से सिर्फ आप मॉक टेस्ट में ही अच्छा स्कोर नहीं करोगे, बल्कि रियल जो नीट का एग्जाम है उसमें भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर ले जाओगे, अगर आपने अभी से ही इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अभी जाओ, इसको बाई कर लो, बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलने वाला है। आपकी नीट प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर लेते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके इसको बाई कर लो एंड इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। देखो, टोटल जो टाइम आपके पास बचा है ना, देखो फरवरी में मुश्किल से आपके पास 15 से 20 दिन है अभी, और मार्च में टोटल 31 डेज है, ठीक है। अप्रैल में 30 दिन है और मई का आपके पास 3 दिन है, जो तो मैं जोड़ ही नहीं रही क्योंकि 3 दिन तो ऐसे भी आपका इसी डर में और रिवाइज करने में ही निकल जाएगा। मॉक टेस्ट तो उसमें नहीं लगाने के लिए मैं बोलूँगी कि क्योंकि जब 2-3 दिन बाकी रहता
रहता है ना, तो मॉक टेस्ट लगाने से बाई चांस अगर नंबर कम आ जाता है तो थोड़ा वो अपना कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, इसलिए। ठीक है, तो आपके पास मोटा मोटी अभी से 75 से 80 दिन है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना है, देखो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग के सिलेबस बाकी होंगे, तो आपको ना लेक्चर्स देखना है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने पूरा लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लिया बट एनसीईआरटी को रीड अच्छे से नहीं किया ना, और वो भी मल्टीपल टाइम्स नहीं किया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसके अलावा आपको PYQs करने हैं। अब आप लोग बोलोगे कि देखो दीदी आप तो कोई बुक बता ही नहीं रहे हो जिससे कि हम क्वेश्चन भी लगा पाएँ, तो देखो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको तीनों ही सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है। PYQs तो कंपलसरी ही है, जो कि आपको करना ही है। उसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए वो आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है, मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ो, उसका खुद का शॉर्ट नोट बनाओ, जो कि मैंने अपना बनाया है। मेरा देखना चाहते होगे कि मैंने कैसे बनाया था, तो मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो टेलीग्राम पे जाके चेकआउट करना। PYQs तो करने ही करने। इनऑर्गेनिक में भी सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है, लेक्चर, एनसीईआरटी, PYQ। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज है कि देखो आपको लेक्चर्स करना है और उसके अलावा PYQs को मल्टीपल टाइम्स करना है। एनसीईआरटी अगर अभी इतना कम टाइम बचा है, आप नहीं भी करते हो, देन कोई मैटर नहीं करेगा, आप आराम से उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से बहुत बार कर लेते हो तो। उसके बाद फिजिक्स की बात आती है, तो देखो इसमें भी लेक्चर्स करने हैं, PYQs करना है, एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला शीट नहीं बनाया ना, देन आपकी नीट की प्रिपरेशन समझो कि मतलब अधूरी रह गई। तो फॉर्मूला शीट होना ही चाहिए, वो आप खुद से बनाओ या फिर आप किसी से ले लो जिसका आपको समझ में आ रहा हो। आप मेरे टेलीग्राम पर भी जाके देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से जाके देख लेना। अब देखो हम बात करते हैं कि 14 आवर्स की स्टडी होगी कैसे। देखो मैंने ना इसको 4 स्लॉट में बांटा है कि आप कैसे इसको 4 स्लॉट के अंदर 14 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। अगर यहाँ से आप अच्छे से समझ लेते हो ना, देन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिनको कि नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करें, देखो आपका जो पहला स्लॉट होगा, आप कितने भी बजे उठ रहे हो, अपना पूरा शेड्यूल होगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। मान लो कि आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हो, देन आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ऊपर नीचे करके। टाइमिंग थोड़ी बस अलग होगी, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना, काफ़ी आपको इससे मदद मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक ऐसा बता रही हूँ कि मतलब इन जनरल ज़्यादातर बच्चे लेट से ही उठते हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं, जो कि मैं भी प्रेफर किया करती थी अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रही हूँ। देखो फर्स्ट स्लॉट जो होगा वो आपका 9 बजे से ना 1 बजे तक का होगा। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी हमसे तो इतना देर नहीं बैठा जाएगा पढ़ने के लिए, 3 से 4 घंटे तो हम बैठ ही नहीं पाते। भाई अगर आप 3 से 4 घंटे नहीं बैठ पाते तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि आपका नीट में भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बच्चे जो 5-5, 6-6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं ना, घिस के मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा कि आपका होगा जो 2 से 3 घंटे भी बैठने के लिए रेडी नहीं हो। इसलिए आपको अपना सीटिंग आवर बढ़ाना ही होगा अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि जो नीट का रियल एग्ज़ाम है वो भी 3 घंटे का होता है भाई, जिसके लिए आपको पहले थोड़ा जाना पड़ता है। तो आप वहाँ ना एग्जामिनेशन सेंटर पर आप 4 घंटे लगभग बैठते ही हो अंदर। तो अभी से सीटिंग आवर्स बढ़ाइए, सो दैट कि आप कॉन्सेंट्रेशन पावर अपना अच्छा कर पाएँ, सो दैट कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो इस 4 घंटे में आपको करना क्या है, इस 4 घंटे को मैंने 2 तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, एक 1 आवर का स्लॉट होगा और दूसरा 3 घंटे का। पहला 1 आवर जो होगा ना, उसमें तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर लेना है। सुबह सुबह तुम बैठोगे ना, दिमाग बहुत खाली सा, बहुत फ्रेश सा रहेगा, जिसमें कि तुम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से भर सकते हो, जो कि लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग रन में आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो इनऑर्गेनिक ऐसा चीज़ है जो हम बार बार भूलते हैं, एंड इनऑर्गेनिक ऐसा चीज़ है जो कि रट्टाफिकेशन वाला है, फुल्ली रट्टाफिकेशन है। तो ये चीज़ अगर आप सुबह सुबह याद करोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक जो है ना, वो एनसीईआरटी से आपको रिवाइज करनी है, या फिर अगर आपने उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया है तो उस शॉर्ट नोट्स को यूज़ करके आपको सुबह का जो 1 घंटा है उसको इसके लिए निकालना है। ठीक है, उसके बाद 3 घंटे का जो स्लॉट है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स करने हैं। मान लो आप जो भी पढ़ना चाहते हो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका ज़्यादा बाकी रह गया हो, आप जो भी पढ़ना चाहते हो, आप इसको मतलब इस 3 घंटे में आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। अब देखो सेकेंड स्लॉट आता है 2 से 6 बजे तक का। बीच में मैंने 1 घंटे का गैप दे दिया है, जिसमें कि आप लंच कर सकते
सकते हो, आप अपने लिए ब्रेक ले सकते हो, आप थोड़ी देर का नैप भी ले सकते हो। दिन में सोना उतना बुरा भी नहीं, 30 मिनट आराम से सो जाओ सो दैट कि आपका ब्रेन फिर से एक्टिव हो जाए अगले स्लॉट के लिए। तो देखो इसका जो ये वाला जो स्लॉट है ना, ये भी 4 घंटे का है। इसमें जो पहला 1 घंटा है इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो आप वीडियो लेक्चर्स देख के निकले हो 3 घंटे से, अगर मैं आपको फिर से बोल दूँ वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए तो थोड़ा बोरियत सा लगेगा। तो 1 घंटा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, वो चाहे फिर फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का हो, तो फिर से आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं आप वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए रेडी हो गए हो। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और इसमें आप PYQs कर सकते हो या फिर आप DPP कर सकते हो। देखो आप जहाँ से भी पढ़ रहे होगे ना, वहाँ पे आपको ऑनलाइन वे हो या फिर ऑफलाइन वे हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलता होगा। तो या फिर आप DPP कर लो या फिर कोई मॉड्यूल कर लो। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि समय कम है और आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा बाकी है, देन कोई ज़रूरत नहीं है DPP मॉड्यूल्स करने की। मैं बहुत साफ साफ बोल रही हूँ, देखना आप खुद फील करोगे। अगर आप इन पचड़ों में फंस गए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के चक्कर में कि नहीं मुझे तो ये वाला बुक भी सॉल्व करना है, ये वाला DPP भी सॉल्व करना है, देखना आपका कोई वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप जितना हो सके सिर्फ PYQs पे कॉन्सेंट्रेट करो। पिछले मतलब आप चाहो तो पिछले जितने भी साल के PYQs है ना, उस सारे PYQs को लगा जाओ, मल्टीपल टाइम्स लगा जाओ। अगर आपने सिर्फ PYQs वाले क्वेश्चन पे अच्छे से कमांडिंग कर ली तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोर अच्छा हो सकता है नीट एग्ज़ाम में। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका ज़्यादा सिलेबस बाकी है तो DPP पे मत जाओ, PYQs को ही मल्टीपल टाइम्स करो। और क्वेश्चन की आपको कमी लगे ना, तो आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो वहाँ से भी तो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उस क्वेश्चंस को आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, DPP नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जिनका सिलेबस मतलब समझो तो 50 से 60% हो चुका है और कुछ ही सिलेबस बाकी है, मान लो 30 से 40%, और उनके पास टाइम है तो वो DPP के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब बाकी का 3 घंटा, देखो इस 3 घंटे में सेम वही चीज़ करनी है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। वीडियो लेक्चर्स जो भी आपका बाकी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आपको लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ सकते हो। अब आता है तीसरा स्लॉट जो कि स्टार्ट होगा 7 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है। फिर मैंने 1 घंटे का आपको ब्रेक दे दिया है, जिसमें आप शाम को जो भी करना चाहते हो, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं, वॉक पे जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो तो वो आप कर लेना, सो दैट कि फिर से आप एक नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपने आप को, अपने ब्रेन को रेडी कर पाओ। तो ये 7 बजे से 9:30 बजे तक का जो स्लॉट है, इसमें आपको बायोलॉजी NCERT रीडिंग करनी है। देखो बायोलॉजी NCERT को आप अगर मल्टीपल टाइम्स नहीं आपने पढ़ा ना, देन नहीं हो पाएगा। बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे। मैंने अपने सेकेंड ड्रॉप में बायोलॉजी में 351 स्कोर किया था आउट ऑफ 360। सेकेंड ड्रॉप पे मैंने स्कोर किया था 340 आउट ऑफ 360। ये इसलिए हो पाया था क्योंकि मैंने बायोलॉजी को, NCERT बायोलॉजी को बहुत बार पढ़ा था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना हो पाए बायोलॉजी NCERT को अच्छे से रीड करिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ऐसे रीड करते जा रहे हैं, वो भी एक तरीका होता है रीड करने का, ठीक है। तो वो कैसे रीड करना है, कैसे बायोलॉजी के जो NCERT के लाइन्स है उसको अपने दिमाग में फिट करना है, उसके लिए भी मैंने एक ये वाली वीडियो बनाई थी जो कि बहुत सारे बच्चों ने देखी है, एंड मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प भी मिल रही है। तो आप भी जाके इस वीडियो को चेकआउट करना और यहाँ पे आप देखना कि मैंने कैसे बताया है कि आप बायोलॉजी NCERT को एक इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब मान लो आपने बायोलॉजी की जो NCERT रीडिंग है वो कर ली, और जो टाइम बचा ना, तो उसमें सेम जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी का PYQs कर लो, या फिर आपके पास टाइम है तो आप DPP कर लो। तो इस तरीके से दोनों चीज़ हो जाएगा बायोलॉजी के लिए इस 2.5 घंटे के टाइम में। और बायोलॉजी पे मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग है एंड आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अभी से भी पढ़ना स्टार्ट किया ना, अगर आपको लग रहा है कि आप 0 पे हो, नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे, लेकिन अगर आपने अभी से भी बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया तो आप बायोलॉजी में 360 में से मैं गारंटेड बोल सकती हूँ 300 के ऊपर ईजिली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। 4th स्लॉट स्टार्ट होगा आपका 10 बजे से। बीच का जो भी टाइमिंग बचा उसमें आप अपना डिनर कर लेना, ठीक है। जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं वो घर पे बात कर लेना, क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ तो मेरा ऐसे ही रहता था कि जो खाने वाला टाइम रहता था मैं उसमें खाना खाती थी एंड साइमल्टेनियसली मैं घर पे बात भी कर लेती थी, तो वो चीज़ कर लेना। फिर नेक्स्ट स्लॉट जो आपका 4th एंड आखिरी स्लॉट होगा उसके लिए रेडी हो जाना। तो देखो ये 3.5 घंटे का स्लॉट है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। पहला 1 घंटा जो होगा उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी आपने बायोलॉजी का तो कर ही लिया उस टाइम पे, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा ना वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और जो भी आपको लगे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड उसमें कुछ आपको अच्छे से नहीं
याद आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से याद आ रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है किसी चैप्टर का, जो भी चैप्टर का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसको उठा के आप उसी टाइम पे रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद का जो 1 घंटा होगा उसमें फिर से आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। एंड मैं ये वाला टाइम स्पेशली उन लोगों के लिए यहाँ पे रखी हूँ कि जिनका बैकलॉग है, जिनका अभी भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बैकलॉग को हम अपने बैकलॉग को ख़त्म कर पाएँ। तो यहाँ से आपको देखो, डेली अगर टाइम नहीं निकालोगे बैकलॉग के लिए तो वो वैसे ही रह जाएगा। तो आपको खुद के शेड्यूल से खुद का ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें कि आपको बैकलॉग के लिए भी टाइम हो, डेली आप 1 से 1.5 घंटा निकाल पाओ और अपने बैकलॉग को ख़त्म कर पाओ। तो ये 1 घंटा आपको अपने बैकलॉग के वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए देना है, ठीक है। उसके बाद का जो 1.5 घंटा बचेगा ना, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास टाइम ज़्यादा है, 1.5 घंटे में आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो 1 घंटे 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, बाकी का जो 30-40 मिनट बचा उसमें आप फॉर्मूला शीट उठा के रिवाइज कर लेना, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और फॉर्मूला शीट अगर आप डेली रिवाइज करोगे ना, डेली वो आपकी आंखों के सामने से होकर निकलेगा, तो आपको सारे ही फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रहेंगे नीट एग्जाम तक। तो ये चीज़ मैंने करी थी, मैं डेली फॉर्मूला शीट देखती थी। फॉर्मूला पे अच्छे से कमांड कर ले रहे हो, हर एक चैप्टर के आपको मान लो 70 to 80% फॉर्मूलाज भी याद हो गए हैं ना, तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पूरा किया है ना टाइम का, एंड उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि आपको कौन से टाइमिंग में कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जो चीज़ें मैंने जैसे बताई वैसे ही करने की कोशिश करो, देखना तुम इसको अगर इफेक्टिवली यूज़ कर लेते हो तो आप खुद में अपने आप में अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखोगे, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप फॉलो करोगे। एंड कुछ भी और डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और भी नए वीडियोज़ के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।